हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप अपने सामने देख रहे हैं भारत के एक महान विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, राजनेता और इन सब से भी कहीं अधिक एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जिन्हें हम भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिस दिन पूरा भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि हम इनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? आपके मन में यह विचार कभी ना कभी अवश्य आया होगा, और नहीं आया है तो सोचिए, आखिर क्यों हम इन्हीं के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए, आज हम इस वीडियो के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे, परंतु उससे पहले हमें इनके व्यक्तित्व को जानना होगा, हमें इनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना होगा, जिसको देखकर आखिर उस एक वर्ष जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्यों ऐसा निर्णय लिया गया कि हम इनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं इनके जीवन परिचय से। उसके बाद इनके जीवन के छोटे छोटे पहलू, कैसे कैसे संघर्ष करते हुए इन्होंने जीवन को जिया और एक ऐसी धारणा विकसित की, एक ऐसा आदर्श विकसित किया कि आज हम इन्हें शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को हम मनाने लगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुतानी में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम वीरस्वामी था, जो एक स्थानीय जमींदार की सेवा में एक अधीनस्थ राजस्व अधिकारी थे, और इनकी माता का नाम सर्वपल्ली सीताम्मा था। परिवार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सर्वपल्ली गांव से है। ये जो सभी के आगे आप देख रहे हैं कि सर्वपल्ली वीरास्वामी, सर्वपल्ली सीताम्मा या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली, आखिर नाम के आगे सर्वपल्ली का कारण क्या है? तो वो है इनके गांव का नाम, जो इनके पूर्वज थे सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। और जब ये सर्वपल्ली से तिरुतानी आकर बसे, तो इन्होंने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाना आरंभ कर दिया, और वही आगे तक चलता रहा। हम इनके बचपन के विषय में जानते हैं। इनकी प्राथमिक शिक्षा तिरुतानी के केकेवी हाई स्कूल में हुई, और 1896 में उनका स्थानांतरण तिरुपति के हरमन्सबर्ग इवेंजेलिकल लुथरन मिशन स्कूल में हो गया, जहां पर इन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। अपनी हाई स्कूल की शिक्षा के लिए उन्हें वेल्लोर के वुरहेंस कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। उसके बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने कला की पहली कक्षा पूरी करने के बाद मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया, पर इन्होंने स्नातक की डिग्री और मास्टर की डिग्री हासिल की। स्नातक की डिग्री में वेदांत की नैतिकता और इसकी आध्यात्मिक पूर्वधारणाएं प्रकरण पर अपनी थीसिस लिखी। राधाकृष्णन के दो प्रोफेसरों रेव विलियम मेस्टन और डॉक्टर अल्फ्रेड जॉर्ज हॉग ने उनके शोध की प्रशंसा की। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में ही इनके थीसिस प्रकाशित हो गई। ये इनका शैक्षिक करियर था। एक नजर हम इनके परिवार पर देखते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का विवाह 16 वर्ष की उम्र में शिवकामू देवी से हुआ, और 51 वर्ष तक इनका सुखी वैवाहिक जीवन चलता रहा। राधाकृष्णन के 6 बच्चे थे, जिनमें 5 बेटियां और एक बेटा था। उनके पुत्र सर्वपल्ली गोपाल एक भारतीय प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने अपने पिता की जीवनी, राधाकृष्णन ए बायोग्राफी और जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी भी लिखी। राधाकृष्णन जी को अप्रैल 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग में नियुक्त किया गया। उन्हें 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने मैसूर के महाराजा कॉलेज में पढ़ाया। महाराजा कॉलेज में रहते हुए
उन्होंने द क्वेस्ट जर्नल ऑफ फिलॉसफी और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कई लेख लिखे। यहीं पर उन्होंने अपना पहला उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी भी समाप्त की। 1920 में उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्परेरी फिलॉसफी प्रकाशित की। 1921 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम अध्यक्ष का पद संभाला। सन 1926 में जून में उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर यूनिवर्सिटी कांग्रेस में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और सितंबर 1926 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय दर्शन शास्त्र कांग्रेस में भाग लिया। 1929 ईस्वी में ही राधाकृष्णन को प्रिंसिपल जे एस्टलिन कारपेंटर द्वारा छोड़ी गई रिक्ति को भरने के लिए मैनचेस्टर कॉलेज में आमंत्रित किया गया। इससे इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को तुलनात्मक धर्म और व्याख्यान देने का अवसर मिला। जून 1931 में जॉर्ज पंचम ने शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की और इसे भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने उपाधि का उपयोग करना बंद कर दिया और उसके बजाय डॉक्टर की शैक्षणिक उपाधि का उपयोग किया। आपको बता दूं तो नाइट की उपाधि के बाद इनके नाम के आगे सर लगना आरंभ हो गया, परंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने सर लगाना बंद कर दिया और उसके बाद डॉक्टर लगाना आरंभ कर दिया। 1931 से 36 तक उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। उसके बाद उन्हें 1936 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस पुरस्कार के लिए उनका नामांकन 1960 के दशक में भी जारी रहा। इसके पश्चात वह मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के नाम से जानते हैं कि कुलपति के रूप में कार्य करते रहे। वे जनवरी 1948 से लेकर जनवरी 1949 तक इस पद पर बने रहे। राधाकृष्णन जी के एक आशाजनक शैक्षणिक करियर के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उनका राजनीतिक करियर उनके विदेशी प्रभाव के बाद आया। 1946 से लेकर 1951 तक राधाकृष्णन जी नवगठित यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सदस्य थे। इसके कार्यकारी बोर्ड में बैठे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। राधाकृष्णन जी भारत की आजादी के बाद 2 वर्षों तक भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। जब 1949 में विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट पूरी हो गई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राधाकृष्णन को मॉस्को में भारतीय राजदूत नियुक्त किया। इस पद पर वे 1952 तक रहे। राज्यसभा के लिए अपने चुनाव के साथ राधाकृष्णन जी अपनी दार्शनिक और राजनीतिक मान्यताओं को सामने लाने में सक्षम हुए। सन 1952 में राधाकृष्णन जी को भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 1962 में उन्हें देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अपने कार्यकाल के दौरान राधाकृष्णन ने विश्व शांति और सार्वभौमिक संगति की बढ़ती आवश्यकताएं दिखी। देख रहे हैं इस पिक्चर के माध्यम से आप श्री राधाकृष्णन जी को देख रहे हैं जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति के रूप में हुए। राधाकृष्णन जी ने पूर्वी और पश्चिमी विचारों को एक साथ लाने का प्रयास। यहाँ पर हम उनके राजनीतिक करियर के विषय में जान रहे थे। इसके पश्चात हम उनके दार्शनिक विचारों पर एक नजर डालते हैं। राधाकृष्णन नव वेदांत के प्रभावशाली प्रवक्ताओं में से थे। उनका तत्व मीमांसा अद्वैत वेदांत पर आधारित था, लेकिन उन्होंने आधुनिक दर्शकों के लिए इसकी पूर्ण व्याख्या की। अन्य धर्मों की बौद्धिक रूप से मध्यस्थ अवधारणाओं की तुलना में राधाकृष्णन ने अद्वैत वेदांत को हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में देखा, क्योंकि यह अंतर्ज्ञान पर आधारित था। राधाकृष्णन के अनुसार वेदांत सर्वोच्च प्रकार का धर्म है, क्योंकि यह सबसे प्रत्यक्ष, सहज अनुभव और
आंतरिक अनुभूति प्रदान करता है। हम एक बार राधा कृष्ण जी को मिलने वाले सम्मान के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इनको जीवन में इस कार्य के लिए क्या-क्या सम्मान मिले। हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि सन 1931 में शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए किंग जॉर्ज पंचम द्वारा उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। राधाकृष्णन जी को 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें 1954 में जर्मनी द्वारा विज्ञान और कला के लिए भी पोर्ले मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मेक्सिको द्वारा 1954 में ही सेस फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर एज़टेक ईगल से सम्मानित किया गया। उन्हें 1961 में जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1968 में वह साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित हुए, जो किसी लेखक को साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। 1975 में उन्हें अहिंसा को बढ़ावा देने और ईश्वर का एक सामान्य सत्य बताने के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सभी लोगों के लिए करुणा और ज्ञान शामिल था। राधा कृष्ण जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक 1918 में रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शनशास्त्र थी। की दूसरी पुस्तक द रीजन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्परेरी फिलॉसफी, उसके बाद कल्कि या द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन 1929 में प्रकाशित हुई। के बाद हिंदू दर्शन उनकी पुस्तक आई और उसके बाद रिकवरी ऑफ फेथ 1956 में प्रकाशित हुई और उनकी अंतिम पुस्तक रिलीजन साइंस एंड कल्चर नाम से 1968 में प्रकाशित हुई। परंतु 1967 में सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने के बाद राधाकृष्णन जी मायलापुर में अंतिम 8 वर्ष तक मायलापुर में ही रहे, जहां पर उन्होंने अपना निज निवास स्थान बनाया और वहीं पर 17 अप्रैल 1975 को वह स्वर्ग सिधार गए। कि इस पूरे जीवन परिचय में कहीं पर भी अभी यह जिक्र नहीं आया कि हम क्यों उनके जन्मदिवस को शिक्षक के रूप में मनाते हैं। तो इस पर इसके पीछे क्या घटना है, आइए उस पर विचार करते हैं कि आखिर क्यों इनके जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सन 1962 में जब ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, तो इनके सम्मान के लिए आए व्यक्तियों ने इनसे निवेदन किया कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, कृपया इसकी इजाजत दें। तो इन्होंने कहा कि इस पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों के सम्मान में एक भी दिवस नहीं है। मुझे खुशी होगी यदि आप लोग मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। और यहीं से सभी व्यक्ति 1962 में पहली बार इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया और तब से लेके आज तक बड़े ही हर्षोल्लास से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हम सभी अपने गुरुओं से, जो हमें हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, उनका सम्मान करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके द्वारा हमारे इस जीवन में हमें शिक्षा प्राप्त हुई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक ईमानदार राजनीतिज्ञ होने से पहले एक प्रख्यात शिक्षक, नवोन्मेषी विचारक और हिंदू दार्शनिक थे। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में काम किया। उन्होंने न केवल देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में अपने व्याख्यानों से भारतीयों का दिल जीता, बल्कि विदेशों में भी अपने व्याख्यानों और अनोखे विचारों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने समाज के लोगों को शिक्षकों के महत्व और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों के योगदान के प्रति सचेत रूप से प्रेरित किया। साथ ही समाज में शिक्षकों को उचित स्थान दिलाने के लिए भी कई प्रयास किए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि राधाकृष्ण जी अपने आप की पहचान राष्ट्रपति के रूप में दिलाने के बजाय वह अपने शैक्षणिक कौशल और एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध रहे और इसी के कारण हम उनके इस पूरे जीवन से प्रेरित होकर अपने आप में एक नई प्रेरणा स्रोत का अर्जन करें और एक नए रूप से अपने आप को इस समाज के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए लगा दें। इसी के साथ साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़े ही तत्परता से मेरे इस वीडियो को सुना और देखा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।